जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम की को। आप शेयर और सब्सक्राइब बाद में करना। क्या शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैं बाद में बोलूँगा, पहले आप मेरे कंटेंट के देख लो। क्या मेरे आप इस सीरीज को देख लो। ये सीरीज का नाम है मंगलम सीरीज और मंगलम सीरीज की पहला एंटीबायोटिक वीडियो है। क्या एंटीबायोटिक वीडियो, एंटीबायोटिक का मतलब आपको पता ही होगा, ये हर एग्जाम के लिए है, लेकिन मैंने खास करके टीओडी इसमें मेंशन कर रखा है। टीओडी के लिए खास करके होगा, और क्योंकि टीओडी का एग्जाम कुछ दिन में होने वाला है, तो भाई साहब जितना ही मेहनत आप फिजिकल में कर रहे हो उतना ही मेहनत रिटर्न में करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरिट आपका रिटर्न पे ही आधारित होता है। क्या रिटर्न पे ही आपका मेरिट पूरा डिपेंड करता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें 15 जीके और 15 जीएस के क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। मैं ऑप्शन का भी पूरा डिटेल्स में जिक्र करने वाला हूं, इसलिए मैं इसमें केवल गेस क्वेश्चन डाल रखा हूं। क्या गेस क्वेश्चन डाल रखा हूं, इसलिए मेरे इस वीडियो को मिस मत करना। मैं तो कहता हूँ शेयर और सब्सक्राइब बाद में करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी की बात है। आप मेरा साथ देना चाहो तो दे सकते हो, बट मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। क्या मैं पर डे वीडियो बनाऊंगा। अगर चलो एक दिन मिस भी करूं कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट करके बना लूँगा, लेकिन मैं अभी इसमें रुकने वाला नहीं हूं। आप मेरे साथ बने रहो। अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। क्या सब्सक्राइब और शेयर के लिए बोल रहा हूं भाई, क्योंकि इसकी मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ एक मोटिवेशन लाइन से। मोटिवेशन लाइन आज आपकी है कि ज़िंदगी से यही सीखा है। क्या ज़िंदगी से हमने यही सीखा है, मेहनत करो रुको नहीं। क्या मेहनत करते रहो रुको नहीं, हाल कैसा भी हो। क्या हाल कैसा भी हो, बट किसी के सामने झुको नहीं। इंडियन आर्मी कभी झुकती नहीं है मेरी भाई, ये बात हमेशा याद रखना। इंडियन आर्मी हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती है। क्या इंडियन आर्मी हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती है, तो आप झुको नहीं। क्या आप झुको नहीं। चलो मैं शुरुआत करता हूँ आज अपने सेशन का। मेरे सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जो कभी किसी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? मैं आपको बताऊं अंग्रेजों ने भारत पर कितने दिन तक शासन किए थे, तो मैं आपको बता दूं 200 साल। क्या 200 साल तक अंग्रेज भारत पर शासन किए, और भारत 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? आज़ाद हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं भारत में एक ऐसा राज्य था। क्या भारत में एक ऐसा राज्य था कि भारत की आज़ादी के बावजूद भी उस राज्य को आज़ादी मतलब उस राज्य पे अंग्रेज कभी गुलाम कर ही नहीं पाए, उस राज्य पर अंग्रेज शासन कर ही नहीं पाए। तो वो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वो आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि गोवा पे पुर्तगालियों का शासन था। आपको पता ही होगा पुर्तगाली गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को ही गोवा क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा आज़ाद हुआ। इसके पहले गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, अंग्रेजों के कब्जा में नहीं था। ये क्वेश्चन हमेशा आप याद रखना। ऑप्शन नंबर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कर्नाटक। तो कर्नाटक का पुराना नाम क्या है? मैसूर है। क्या मैसूर कर्नाटक का पुराना नाम है। और कर्नाटक की राज्य भाषा की बात करूँ तो कन्नड़ है। क्या कन्नड़ कर्नाटक की राज्य भाषा है। कर्नाटक की नृत्य की बात करूँ तो यक्षगान। क्या कर्नाटक का नृत्य जो है वो यक्षगान है। कर्नाटक का नृत्य जो है यक्षगान है। और मैं आपको बता दूं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य की मैं और बात बताऊं, क्या कर्नाटक राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। क्या कर्नाटक राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। और मैं आपको बता दूं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। क्या प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना। एक बार आर्मी के एग्जाम में पूछ दिया था, शायद दानापुर यारों का क्वेश्चन था, आप देख लेना। प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, क्या प्रौद्योगिकी, क्या प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। क्या मैसूर कर्नाटक राज्य में प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भी आप हमेशा याद रखना। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। क्या उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। क्या उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। और मैं आपको बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। और मैं आपको बात बताऊं, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसकी आंतरिक सीमाएं सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों से लगती है? तो वो उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमाएं ना भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश की। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, गोविंद बल्लभ पंत झील, क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई भी आपके लेवल से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर इससे अगर कोई क्वेश्चन टपके तो आपका छूटने वाला नहीं है। क्या इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं जाएगा। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहो। क्या आप हमारे साथ वीडियो में बने रहो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल के आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। तो बस आप पीछे मत मुड़ो, मेरे साथ बने रहो। क्या मेरे साथ बने रहो। यदि आपको दिल से पसंद है तभी मेरा वीडियो सब्सक्राइब और शेयर करना। क्या तभी और सब्सक्राइब करना। लेकिन मैं एक बात मैं आपको बता दूं, यदि दिल से पसंद है तो इग्नोर मत करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत होती है। आपको तो लगता होगा ये
एक मोबाइल से वीडियो एडिट करके डाल देने से कोई वो नहीं होता है, लेकिन पूरे दिन का टाइम लग जाता है। क्या पूरे दिन का टाइम लग जाता है दोस्त, और आप ही मेरा आशा और भरोसा हो। क्या आशा और भरोसा हो। इतने एजुकेशन चैनल होते हुए भी मैंने एजुकेशन चैनल खोला है, समझ जाओ क्या करूँगा। क्या समझ जाओ क्या करूँगा, यूट्यूब पे आग लगा दूंगा। क्या यूट्यूब पे आग लगा दूंगा। बस आप मेरा सपोर्ट करो। क्या आप सपोर्ट करो। आप ही वो हीरो हो जिन्होंने बड़े बड़े चैनल को बनाया है। एक दिन शुरुआत में उनका भी सब्सक्राइबर मेरे जैसा होगा। क्या उनका भी सब्सक्राइबर मेरे जैसा होगा, तो कोई टेंशन नहीं, मैं बस खुश हूँ। क्या मैं खुश हूँ, आप भी हैप्पी रहो। क्या आप भी हैप्पी रहो। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी में मैं बता रहा हूँ गोविंद बल्लभ पंत झील। क्या गोविंद बल्लभ पंत झील किस राज्य में स्थित है, तो गोविंद बल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर। क्या रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत झील है, और ये किस राज्य में स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है। क्या जिला का भी नाम पूछ दिया था, इसलिए मैं आपको बता दूँ सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत झील है। क्या गोविंद बल्लभ पंत झील है। मैं आपको बता दूँ, क्या मैं आपको बता दूँ, याद रखना आप, मोती झील। क्या मोती झील भी किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोवा की मैं बात करूं, क्या गोवा की मैं बात करूं, तो इसका राइट आंसर तो गोवा ही होगा। क्या इसका राइट आंसर गोवा होगा। गोवा इज द राइट आंसर। क्या गोवा इज द राइट आंसर। गोवा इसका राइट आंसर होगा। और गोवा के बारे में थोड़ा सा और मैं बात बता दूं, गोवा में कुल राज्यों की संख्या 2 है। गोवा में कुल जिलों की संख्या कितना है, 2। गोवा में कुल जिलों की संख्या 2 है। और गोवा की मैं बात करूं तो गोवा 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। और गोवा भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री तटों से लगे हैं, तो भारत के कुल 9 राज्य जो समुद्री तटों से लगे हैं। तो समुद्री तट से लगने वाले भारत के सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्या सबसे छोटा राज्य गोवा। तो आप बड़े राज्य का भी बता दो कि समुद्री तट से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो गुजरात है। क्या गुजरात है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। क्या गांधीनगर है। मैं आपके पास बता दूं, ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश की मैं यदि एक बात बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्या पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं आपको बता दूं रोहतांग दर्रा, क्या रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। चलो भाई साहब, पहले मुझे ये बताओ कि दर्रा किसे बोला जाता है। ये गजब का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कहीं भी देखना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर टकराएगा। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्या पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, रोहतांग दर्रा, और दर्रा किसे बोला जाता है। क्या ये क्वेश्चन तो बिल्कुल छप चुका है कि दर्रा किसे बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं, 2 पर्वतों के बीच में जाने वाली जो रास्ता होती है उसे दर्रा बोला जाता है। क्या 2 पर्वतों के बीच में जो जाने वाली रास्ता होती है ना, उसे दर्रा बोला जाता है। ये आप हमेशा याद रखना। क्या ये आप हमेशा याद रखना। और मैं आपको बता दूं, रेणुका, क्या रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य भी किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कुल्ली मनाली वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या कुल्लू मनाली, क्या कुल्लू मनाली वन्य जीव अभ्यारण्य, कुल्लू मनाली, आपको पता ही है ना कुल्लू मनाली लोग क्यों जाते हैं। तो कुल्लू मनाली वन्य जीव अभयारण्य भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर कौन से अधिकारी किस स्थान पर सबसे पहले झंडा फहराते हैं। आपको ये क्वेश्चन जरूर छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना सबसे दमदार है। क्या ऑप्शन में ही जान है। ऑप्शन बिल्कुल हिला के रख देगा। क्या ऑप्शन हिला के रख देगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आएगा, लेकिन ऐसा आएगा जो आपको बिल्कुल घुमा देगा। क्या बिल्कुल घुमा देगा। अगर आप डिटेल्स में नहीं जानोगे फिर नहीं मार पाओगे क्वेश्चन। आपके पास अभी भी टाइम है, मैं बोलता हूँ संभल जाओ। क्या संभल जाओ। रनिंग के साथ साथ थोड़ा 1-2 वीडियो भी देख लो पढ़ाई का, जिससे आपको आगे चल के बहुत हेल्प में आएगा। क्या हेल्प आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, राष्ट्रपति मुंबई, तो ये 26 जनवरी को, क्या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले राष्ट्रपति गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में झंडा फहराते हैं। उसके बाद से अपने देश में फहराना शुरू होता है। ये राष्ट्रपति नई दिल्ली का कोई सीन नहीं है। प्रधानमंत्री दिल्ली इज द राइट आंसर। क्या प्रधानमंत्री दिल्ली इज द राइट आंसर। इसको पुरानी दिल्ली भी बोला जाता है। मैं आपको बताता हूँ 15 अगस्त पे, क्या 15 अगस्त पे सबसे पहले प्रधानमंत्री दिल्ली में झंडा फहराते हैं। उसके बाद से अपने देशों में झंडा फहराना शुरू होता है। मैं आपको बताता हूँ इसका भी कोई सीन नहीं है, ये भी आप याद रखना। ये कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन दे रखा था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे अपने झंडा की, तो अगर झंडा की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, क्या लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो अब बताना 3:2। लेकिन वही बता दें कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो 2:3 हो जाएगा। आप याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन कर देता है। और एक चीज़ और क्वेश्चन बता दो कि अपने झंडे का डिजाइन सबसे पहले किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। क्या पिंगली वेंकैया ने
पिंगली वेंकैया ने अपने झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था। ये भी आप क्वेश्चन याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, ये चीज़ आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस महाद्वीप को निर्जीवी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या किस महाद्वीप को निर्जीवी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखना अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका महाद्वीप। मैं आपको बात करूँ अफ्रीका महाद्वीप का, क्या ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप का अगर मैं बात करूँ तो अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। क्या अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है और इसे काला महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या काला महाद्वीप किसे माना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है एशिया महाद्वीप। पहले आप मुझे बताओ महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, क्या जिसमें हम हैं। क्या हमारा देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और महाद्वीपों का महाद्वीप, क्या महाद्वीपों का महाद्वीप किसे बोला जाता है, तो एशिया महाद्वीप को बोला जाता है। ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। क्या चीन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। और चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या है। क्या चीन की जनसंख्या सबसे बड़ी जनसंख्या है। और मैं आपको बता दूं कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। क्या मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। ये भी आप याद रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करूं तो जो 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप हो गया, लेकिन सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्या सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एक चीज़ मैं आपको और जानकारी के लिए दे दूं कि इस सीरीज में मैं 3 ट्रिक ऐसा बताऊंगा जो बिल्कुल आपका रामबाण जो है कि साबित होने वाला है। मैं आपको बताऊं पहला ट्रिक अपना महाद्वीप ट्रिक पे होगा, दूसरा ट्रिक जो फुटबॉल पे होगा, जो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा जो ट्रिक मैंने सबसे दमदार ट्रिक बना रखा है नोबेल पुरस्कार पे बना रखा है। क्या नोबेल पुरस्कार पे बना रखा है अभी तक 2019 में, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपका आना निश्चित है। ये आप समझ के चलो 99% चांस है कि आपका नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया है और हर साल आया है। क्या हर साल आ चुका है, इस साल भी जरूर छपेगा, इसलिए आप नोबेल पुरस्कार मिस मत करना। मैं नोबेल पुरस्कार का यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। 2019 तक लास्ट में नोबेल पुरस्कार जिसको भी मिला है मैं सबको बताऊँगा शुरुआत से लेकर के, क्या सबको बताऊँगा। इससे बार आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आप सोच कर चलो। क्या ये आप सोच कर चलो। अंटार्कटिका महाद्वीप की मैं बात करूँ तो इसे लेटा हुआ महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो हो गया अपना, और इसमें जो महाद्वीप हैं, क्या महाद्वीप जो बने हुए हैं इसमें ये तो सभी सही हैं, लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जो लेट गया। क्या ये लेट गया, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इसमें निर्जीवी महाद्वीप के नाम से भी अंटार्कटिका महाद्वीप को ही जाना जाता है, क्योंकि इसमें बर्फ़ की 100 मीटर के करीब परत चढ़ जाती है। क्या 100 मीटर के करीब परत चढ़ जाती है, जिसमें मानव निवास करना संभव नहीं है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि कौन सा महाद्वीप विस्तृत कर रहा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप ही है जो विस्तृत कर रहा है। क्या अंटार्कटिका महाद्वीप ही है जो विस्तृत कर रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये आ गया, थोड़ा सा आप इस पर नज़र रखेंगे। अगर आपका लेवल थोड़ा सा हाई फाई होता है, बढ़िया लेवल का होता है, तो यही लेवल आएगा। क्या यही लेवल आएगा। आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप बताएं कि यूरोप महाद्वीप, क्या यूरोप महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे है, या फिर पूछ देगा यूरोप महाद्वीप को आप बताएं कि क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर का है। ऐसा क्वेश्चन घुमा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नौकरी बहुत कम है, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर भी मेहनत करो, रिटेन पे भी, क्योंकि रिटेन भी आपका एक हिस्सा है। क्या आपके सिलेक्शन का एक हिस्सा है रिटेन। इसको आप याद कर लेना। जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे, और क्षेत्रफल के हिसाब से। आप एक इस चीज़ में इसमें नोट कर सकते हो कि जो 6ठे नंबर पे है, क्या जो 6ठे नंबर पे है वो आपको यहाँ पे, मैं आपको बता दूं यूरोप महाद्वीप, क्या यूरोप महाद्वीप जो तीसरे नंबर पे वो यहाँ पे 6ठे नंबर पे देखने को मिलेगा। इससे आप बिल्कुल ट्रिक बना सकते हो और आप इसको याद कर सकते हो। इस पे तो थोड़ा सा नज़र फैल डालना ही होगा। क्या थोड़ा सा नज़र इस पर डाल लेना। चलिए आगे वाली सीरीज पे आते हैं। ये रहा महाद्वीप ट्रिक। क्या पहला ट्रिक तो आपका शुरुआत हो गया। पहला महाद्वीप ट्रिक ये रहा। मैं इसको थोड़ा सा लाइनिंग कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहो। क्या आप वीडियो में बने रहो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलो ये देखो, आप ये छोटा सा एक लाइन में बता रहा हूँ। 3 आम और 3 कबीजी। क्या 3 आम और 3 कबीजी। आम तो आपको पता ही होगा सबसे बढ़िया फल है। क्या सबसे बढ़िया फल है आम। और आम कौन खा रहा है, कबीजी खा रहा है। क्या आम कौन खा रहा है, कबीजी खा रहा है गपागप। क्या गपागप खा रहे हैं। आप इस पर भी थोड़ा नज़र डालोगे। कबीजी आम गपागप खा रहे हैं तो आप याद रखोगे आ से क्या है आर्कटिक रेखा, म से क्या है मकर रेखा, क से क्या है कर्क रेखा, वी से क्या है विषुवत रेखा। आप याद रखो ये क्या लिखा है, आम लिखा है। ये क्या लिखा है बोलोगे, आम लिखा है। ये क्या लिखा है बोलोगे, आम लिखा है। और ये रहे हमारे कबीजी। क्या ये रहे हमारे कबीजी, और एक कबीजी को मैंने खड़ा कर दिया है। ये मतलब लिखने का सिचुएशन जो है मैंने जिस ढंग से लिख रखा है ये आप थोड़ा सा याद रखोगे, क्योंकि इसी पे पूरा ट्रिक का
कारो बाजार है। मैं बता दूं एशिया महाद्वीप। क्या अगर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, क्या एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरते हैं, तो आप देखो आ और क और वी तीनों आ रहा है, देख रहे हो तीनों आ रहा है, यानी आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात करूं तो मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करूं तो आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा 2 रेखाएं गुजरती है। तो ये मैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और 100% क्वेश्चन इससे ही छपने वाला है। क्या इससे ही छपने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल देगा। क्योंकि ये बोलेगा कि निम्न में से कौन सी रेखाएं जो यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती हैं, या कौन सी रेखाएं जो यूरोप महाद्वीप से गुजरती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बस ट्रिक रहेगा याद तो आप ठोक दोगे। इससे 25 से 50 क्वेश्चन याद होगा। क्वेश्चन कैसा हूँ बना दे, बस ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। क्या ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा कितने महाद्वीप से गुजरता है। टपक गया ना, मैंने बोला ना टपकेगा, और देखो टपक गया। क्या टपक गया, तो आप देखो कर्क रेखा कितने महाद्वीप से गुजरता है। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है, बट इसको पता नहीं हमने ट्रिक बना रखा है। क्या हमने तो ट्रिक बना रखा है, और ट्रिक बिल्कुल दमदार है। देखो कर्क रेखा यानी क देखो किधर किधर है, तो एक तो क ये रहा, क्या एक तो क ये रहा, एक तो का ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। क्या 3 का हमको दिख रहे हैं, 3 के अलावा तो कोई नहीं दिख रहा है। यानी कि कर्क रेखा 3 महाद्वीप से गुजरता है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बस इसका आंसर आप ठोक दिए। क्या इसका आंसर आप ठोक दिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है। मैं आपको बताऊं अब इसमें फुटबॉल का ट्रिक भी मैं देने वाला हूँ। क्या फुटबॉल का ट्रिक भी मैं देने वाला हूँ, बस आप घबराना नहीं, मेरे साथ बने रहो। क्या मेरे साथ बने रहो। आप जो मेरे को सोच लो बस वहीं सोच के पढ़ लो। क्या वहीं सोच के पढ़ लो, बस आंखों में अंगार ले लो। क्या आंखों में अंगार ले लो। जैसे अपने रनिंग को फतेह किया था, रनिंग की फतेह करने के लिए सोच रहे हो, जैसे आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो सेम वैसे ही सोच लो कि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मुझे तो रटना है। क्या मुझे तो रटना है, पीछे हटना है नहीं। क्या पीछे हटना है नहीं। सिलेक्शन के बाद सब होगा। क्या सिलेक्शन के बाद सब होगा। डीजे भी बजेगा और नागिन डांस भी होगा। क्या डीजे भी बजेगा और नागिन डांस भी होगा। चलो मैं आपको बता दूं, ये जो चारों क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन जो हैं ये फुटबॉल से ही संबंधित है। क्या फुटबॉल से ही संबंधित है, लेकिन आप इसमें से बताओ कि कौन सी फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा, बाकी ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं फुटबॉल ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप वो ट्रिक लिखना कि संतोष भाई साहब को ले लो। क्या एक पहले छोटी सी कहानी सुन लो कि संतोष नाम का एक लड़का था, वो किसको डराता था। क्या वो अपने घर में मम्मी को ही डराता था। क्या अपने मम्मी को डराता था, और वो कब डराता था तो रोजाना सुबह। क्या सुबह उठते उठते ही मम्मी को क्या करता था, डरा देता था। बस इस पे आप याद रखना। चलिए मैं लिखता हूँ कि संतोष, क्या संतोष रोजाना मतलब आप समझ ही रहे होगे, डेली यानी पर डे, यानी संतोष रोजाना सुबह में, क्या रोजाना सुबह संतोष रोजाना सुबह माल को डराता था। किसको, माँ को डराता था। किसको डराता था, माँ को डराता था। सॉरी मतलब मिस्टेक हो गई, क्या बताऊँ भाई साहब, इस उम्र में ना दिमाग उधर ही जाता है। क्या दिमाग उधर ही जाता है, बट दिमाग को कंट्रोल करके रखना। क्या दिल दिमाग दोनों को कंट्रोल करके रखना, नहीं तो इस दुनिया में बहक जाओगे। क्या इस दुनिया में बहक जाओगे। माँ को डराता था। किसको, माँ को डराता था। माँ को डरा था। मेरे गुरुजी ने तो वैसे ही पढ़ा रखा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया हूँ। क्या मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ संतोष से, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। रोजाना तो रो से रोबर्स कप, क्या रो से रोबर्स कप ये दे रखा, फुटबॉल से संबंधित है। सुबह से सुब्रोतो कप जो फुटबॉल से संबंधित है। म से मर्डेगा कप जो फुटबॉल से संबंधित है। ड से डूरंड कप जो किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। इतनी प्रतियोगिताएं आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। क्या लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, डायरेक्ट ठोकेंगे। क्या डायरेक्ट ठोकेंगे, ऑन द स्पॉट 36। क्या ऑन द स्पॉट 36 इज द राइट आंसर। मैं आपको बताऊं, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। क्या तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। मैं कहता हूँ ना, जीवन का मजा तभी है जब कोई लक्ष्य हो। गया जब कोई लक्ष्य नहीं होता है फिर जिंदगी का मजा ही नहीं है। कमाने खाने के लिए तो एक मजदूर भी कमा रहा है, खा रहा है। क्या
मजदूर भी एक कमा खा रहा है, लेकिन एक लाइफ में गोल होनी चाहिए क्या। अब ये गोल नहीं होनी चाहिए कि मुझे काली वाली नहीं गोरी वाली को पटाना है क्या, काली वाली नहीं गोरी वाली को पटाना है, ये कोई लक्ष्य नहीं हुआ क्या, ये कोई लक्ष्य नहीं हुआ। अपने लाइफ पे फोकस करो, कुछ बन जाओ, उसके बाद मोहब्बत के चक्कर में पड़ो, देखो कितना मजा आता है क्या, देखो कितना मजा आता है। क्योंकि अभी के टाइम में जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, कैंसर से भी बड़ा बीमारी बेरोजगारी है क्या, कैंसर भी सबसे बड़ा बेरोजगारी है। और मैं आपको बताऊं पर डे क्या, डेली अगर आप एक दिन पीछे हो गए ना तो समझो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्या, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए पीछे हटने की कोई सवाल नहीं है। बस आप बढ़ते रहो क्या, बस आप बढ़ते रहो, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाथपा झाखड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है क्या, नाथपा झाखड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मैं तो बोल रहा हूँ गजब का क्वेश्चन है। नाथपा झाखड़ी राष्ट्रीय उद्यान, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं हिमाचल प्रदेश की बात मैं पहले बहुत सा बता चुका हूँ। मैं बताऊँ राष्ट्रीय उद्यान में क्या, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्या, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। मैं बात बताऊँ लद्दाख की, तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है क्या, कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और मैं बताऊं इस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है, कौन सा, लद्दाख है। और मैं आपको बताऊं अंडमान निकोबार क्या, अंडमान निकोबार, मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का अगर पूछ दे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है क्या, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस राज्य में स्थित, अंडमान निकोबार में स्थित है। और एक अंडमान निकोबार में क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर क्या, पोर्ट ब्लेयर। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में नैनीताल क्या, नैनीताल, राजस्थान, रूपकुंड, ये सब किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है क्या, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो इसमें उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून क्या, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। और जो सबसे मशहूर शहर है, मैंने आपको अभी बताया ना कि सबसे मशहूर इसका शहर जो है वो कौन सा है, तो सबसे मशहूर शहर इसका है नैनीताल क्या, नैनीताल सबसे मशहूर शहर है। और एक और चीज़ आप याद रखना कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान क्या, राजा जी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है क्या, उत्तराखंड में स्थित है। और मैं आपको बता दूं किसी के पीछे यदि ताल आ जाए ना, क्या ताल आ जाए, नैनीताल, राकसताल, ये जो भी आ जाए ना ताल, ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये हमने एक चीज़ मिला रखा है। 90% जिसके भी पीछे ताल आता है वो कहाँ का रहता है, वो उत्तराखंड का रहता है क्या, उत्तराखंड का रहता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। चलो ये भी क्वेश्चन गजब का आ गया। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ शास्त्रीय नृत्य तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा आज। शास्त्रीय नृत्य का टेंशन ना लो, नृत्य से एक क्वेश्चन छपने का बिल्कुल 100% गारंटी रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको पता चल जाए ना कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं तो एग्ज़ाम बिल्कुल आसान लगता है और बिल्कुल आप एग्ज़ाम को क्लियर करोगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पंडवानी नृत्य किस राज्य की नृत्य है। तो पंडवानी नृत्य की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैं असम की बात करूं तो असम की सबसे मशहूर एक फेमस नृत्य है वो कौन सा है, बिहू क्या, बिहू बहुत बार आर्मी के क्वेश्चन में पूछा है। बिहू किस राज्य की नृत्य है, तो असम की नृत्य है। मैं आपको बता रहा हूँ असम की राजधानी क्या है, दिसपुर क्या, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, ये भी आप याद रखेंगे। और मैं बताऊँ कर्नाटक, तो कर्नाटक की मैं पहले ही बता चुका हूँ, यक्षगान किस राज्य का है, कर्नाटक का है। मैं केरल की बात करूँ, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम क्या, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरल की जो नृत्य है मोहिनी अट्टम क्या, मोहिनी अट्टम किस राज्य का है, मोहिनी अट्टम केरल का है क्या, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, मोहिनी अट्टम केरल का है। मैं आपको बता दूं 2 तरह का नृत्य होता है, एक लोक नृत्य और एक शास्त्रीय नृत्य। तो मैं आपको बता दूं लोक नृत्य तो बहुत सारे होते हैं, सभी राज्य का अपना अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 ही है क्या। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से पूछा है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है क्या, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो यदि आपको ये 8 पता हो जाए क्या, 8 पता हो जाए तो ये बात बताओ आप ठोक दोगे कि नहीं ठोक दोगे क्या। इसलिए मैं इसे लिख रखा हूँ मोहिनी अट्टम, कथक, कथकली, भारतनाट्यम, सत्रिया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी क्या, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी बिल्कुल आप पढ़ा के जैसे याद रखे हो, 2 2 दूनी 4 दूनी 6 जैसे हम बचपन में याद रखते थे बिल्कुल याद कर सकते हो। 2-3 बार रटोगे याद हो जाएगा क्या, 2-3 बार रटने से याद हो जाएगा, 1 नंबर आपका क्वेश्चन पक्का बन जाएगा क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बनने वाला है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, केरल का, मैंने आपको बताया। कथक किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का क्या, केरल उत्तर प्रदेश का है। मैं आपको बता दूं कथकली, तो कथकली किस राज्य का भी है, केरल का ही है। मैं भारतनाट्यम बता दूं तमिलनाडु का है क्या, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। मैं आपको बताऊं तो सत्रिया किस राज्य का है, तो असम का नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी किस राज्य का है? तो ओडिशा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर, क्योंकि मैं इसमें टाइपिंग में खेल कर रखा हूँ। क्या टाइपिंग में खेल कर रखा हूँ? कोई भी लड़का पकड़ लेगा। क्या कोई भी लड़का पकड़ लेगा? यदि आपसे पूछता कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1905 ईस्वी धड़ाक से मना। क्या 1905 ईस्वी में और क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन। क्या बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन हो गया। और बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये भी आप रखना, कर्जन साहब ने। क्या लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। मैं आपको बात बताऊँ महात्मा गांधी की। क्या महात्मा गांधी साहब की बात बताऊं तो इनको हम कैसे भूल सकते हैं, जो अभी भी हमारे नोटों पे स्माइल दे रहे हैं। क्या अभी भी हमारे नोटों पे स्माइल दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो महात्मा गांधी का जन्म से या स्टार्ट करते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ। 2 अक्टूबर को हम किस अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 30 जनवरी। क्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और मैं आपको बताऊं इनका जन्म पोरबंदर जिला गुजरात में हुआ था। क्या पोरबंदर जिला गुजरात में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनके समाधि स्थल का नाम राजघाट है। जो आर्मी में लगभग 50 बार पूछा है कि राजघाट किस राज्य में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। क्या राजघाट दिल्ली में स्थित है। और मैं आपको बताऊं महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? क्या महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। और अफ्रीका में ही महात्मा गांधी लिखा था इंडिया ओपिनियन। क्या इंडिया ओपिनियन कब लिखा था? तो 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने लिखा था। क्या इंडिया ओपिनियन। क्या इंडिया ओपिनियन। और भी महात्मा गांधी की बहुत सी पत्रिकाएं हैं। मोटा मोटा मैं बात करूं तो हरिजन पत्रिका 1933 ईस्वी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो महात्मा गांधी लिखा था, हरिजन पत्रिका। फिर मैं आपको बताऊँ यंग इंडिया, जो 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आपको पता है पंजाब में। क्या पंजाब में लोहड़ी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दी थी, तो आप याद रखना जनरल डायर ने। और जनरल डायर को ही मार दिया उधम सिंह ने। कब? तो 1940 ईस्वी में। कहाँ जाकर के? उसके घर में घुसकर मारा। क्या उसके घर में घुसकर इंग्लैंड में ही जाकर के मारा उधम सिंह जी ने 1940 ईस्वी में। क्या 1940 ईस्वी में। तो जब 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने यंग इंडिया की स्थापना की। और आप एक चीज़ और याद रखोगे कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने दे रखा था केसर-ए-हिंद की उपाधि। क्या केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दे रखा था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में क्या कर दिए? वापस कर दिए। क्या वापस कर दिए। और एक और महात्मा गांधी की बुक, या महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में भारत में चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने किया था। नमक सत्याग्रह, दांडी विद्रोह, सब महात्मा गांधी ने किया। गया गोपाल कृष्ण गोखले की मैं बात कर चुका हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अब तक के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। क्या 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो इन 15 प्रधानमंत्री में सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है? क्या सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। और मैं आपको बता दूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? जन्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी 27 मई। क्या 27 मई 1964 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 14 नवंबर में, तो 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की मैं बात करूँ तो इंदिरा गांधी की भी जन्म नवंबर में ही हुई थी। और इंदिरा गांधी किसकी पुत्री थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। मैं आपको बता दूं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, ये भी याद रखना। भीमराव अम्बेडकर जी की मैं बात करूँ तो इनका तो मैं बड़ा फैन हूँ। ये वो चीज़ हैं कि जिन्होंने अमृत को ये नहीं देखा कि ये मिट्टी के घड़ा में है या सोने के घड़ा में, बस अमृत को ग्रहण कर लिया। ये वो व्यक्ति हैं जो नीचे बैठ करके शिक्षा लिया था, ज़मीन पे बैठ करके शिक्षा लिया था। और ये आज पूरे विश्व में विख्यात हैं। और अपने देश के संविधान के निर्माता भी भीमराव अम्बेडकर साहब है, ये भी आप याद रखना। इसलिए आप
आप बिल्कुल ये मत जाना कि वीडियो की एडिटिंग कैसी है, वीडियो का वॉइस कैसा है, बस आप क्वेश्चन पे जाओ और कंटेंट पे जाओ। क्या क्वेश्चन और कंटेंट पे जाओ। मैंने तो अब ठान लिया है, क्या मैंने तो अब ठान लिया है, आई लव यू। क्या आई लव यू मैंने ठान रखा है। अब आप ही हो, क्या अब आप ही हो। अब आप मुझे एक्सेप्ट करो या इग्नोर करो, अब आपके हाथ में ऊपर है। बट आप मेरे साथ न्याय करना, क्या आप मेरे साथ न्याय करना, आप ही हैं मेरे लिए जो भी हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताऊं। भारत ने रोहिणी उपग्रह को कब छोड़ा था? क्या भारत ने रोहिणी उपग्रह को कब छोड़ा था? ऑप्शन नंबर ए 1980 में, 1936, 1940 और 1949। मैं आपको बताऊं 1980 ईस्वी में भारत ने रोहिणी उपग्रह को छोड़ा था। 1936 की बात करूं तो जॉर्ज पंचल, क्या ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचल की हत्या कब हुई थी? तो जॉर्ज पंचल की हत्या नहीं हुई, मृत्यु हुई थी। कब? 1936 ईस्वी में हुई थी। अगर मैं बात करूँ 1946 ईस्वी को तो 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 26 नवंबर नहीं, मैं आपको बात बता दूं, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का स्थापना हुआ था। क्या कैबिनेट मिशन आया था, ये भी आप याद रखना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1949 बात करूँ तो 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। मैं आपको बात करूँ संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष। क्या आप याद रखना, 2 वर्ष। आप याद रखना 1946 ईस्वी में 1940 कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। 1949 ईस्वी यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? 1949 ईस्वी को अपना संविधान बनकर रेडी हुआ था। इसलिए संविधान दिवस अगर आपसे कभी भी पूछे तो 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को तो संविधान लागू हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो आप ये मत कह देना 26 जनवरी, ये गलत हो जाएगा। 26 नवंबर को, क्या 26 नवंबर को जिस दिन संविधान बना उस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये आप हमेशा याद रखना, क्या आप हमेशा याद रखना कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं आगे वाले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है महारानी एलिजाबेथ ने नाइटहुड की उपाधि किसे दी थी? क्या महारानी एलिजाबेथ ने नाइटहुड की उपाधि किसे दी थी? ये ऑप्शन में नाइटहुड की उपाधि 2 लोगों को दिया गया था। क्या नाइटहुड की उपाधि 2 लोगों को दिया गया था। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल मैं दूर कर दूंगा और बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका छपने वाला है। क्या बिल्कुल क्वेश्चन छपने वाला है, दामदार क्वेश्चन है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करूँ तो इन्हें भी नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, लेकिन इन्हें नाइटहुड की उपाधि देने वाली महारानी एलिजाबेथ नहीं थी। इन्हें नाइटहुड की उपाधि देने वाले कौन थे? ब्रिटिश थे। क्या ब्रिटिश ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि कब दिए थे? तो 1915 ईस्वी में दिए थे। और ये भी जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के इसके उपाधि को वापस कर दिए। महात्मा गांधी की मैं बहुत सारे बात बता चुका हूँ। और सुनील गावस्कर, क्या सुनील गावस्कर इज द राइट आंसर। महारानी एलिजाबेथ ने नाइटहुड की उपाधि सुनील गावस्कर को दी और ब्रिटिश ने नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी। ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है? खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? क्या खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नील नदी, ऑप्शन बी पोटोमैक नदी, ऑप्शन सी हडसन नदी, ऑप्शन डी कह रहा है यमुना नदी। मैं आपको बताऊँ नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी अपनी कौन सी है? नील नदी है। और नील नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। और मैं आपको बता दूँ नील नदी, क्या चलिए पोटोमैक नदी की बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन आपको पता ही होगा। तो वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका को कोलंबस ने खोजा था, आपको पता ही होगा। और अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या 50 है। और इसके जो झंडा है ना भाई साहब, इसके झंडे पे भी 50 स्टार बने हुए। क्या 50 स्टार बने हुए हैं, यानी जितने राज्य उतने स्टार हैं अमेरिका के झंडे पर। ये भी आप याद रखना। अमेरिका का एक सबसे मशहूर शहर है न्यूयॉर्क। क्या न्यूयॉर्क स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भी आप याद रखना वाशिंगटन डीसी। देखो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे कौन है? न्यूयॉर्क है। क्या न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली मथुरा यमुना, क्या दिल्ली मथुरा यमुना आगरा, क्या दिल्ली मथुरा आगरा
ये किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पल्वो पिकासो किस देश का एकमात्र प्रसिद्ध चित्रकला है? पल्वो पिकासो की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन में लगभग 99% बच्चे फंस गए थे। क्या 99% बच्चे फंस गए थे, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको मेंशन किया हूं। पल्वो पिकासो किस देश का एक प्रसिद्ध चित्रकला है? तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसका राइट होगा पल्वो पिकासो किस देश का है? तो स्पेन का। क्या पल्वो पिकासो किस देश का चित्रकला है? तो स्पेन का है। मैं आपको बात करूँ मॉस्को, तो मॉस्को की मुद्रा का नाम क्या है? मॉस्कोवा। क्या मॉस्कोवा। और मैं आपको बात बताऊं वर्मा, क्या म्यांमार का पुराना नाम आपको पता ही होगा। म्यांमार का पुराना नाम, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा है। भूटान का राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान के संसद का क्या बोला जाता है? तसुगणु। क्या भूटान के संसद को तसुगणु बोला जाता है और स्पेन के संसद को कोर्ट बोला जाता है। क्या स्पेन के संसद को कोर्ट बोला जाता है, ये भी आप याद रखना। भारत के संसद को संसद ही बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संसद को क्या? ऑस्ट्रेलिया के संसद को ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है संसद से। ऑस्ट्रेलिया के संसद को, कनाडा के संसद को, इसको पार्लियामेंट, ब्रिटेन के संसद को, क्या ब्रिटेन के संसद को, इस तीनों के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। क्या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोला जाता है। और मैं आपको बात बताऊं अमेरिका के संसद को, क्या अमेरिका के संसद को, अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोला जाता है। क्या कांग्रेस बोला जाता है, आप ये भी याद रखना। अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोला जाता है, अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोला जाता है। और मैं आपको बताऊं डेनमार्क के संसद को, क्या डेनमार्क के संसद को क्या बोला जाता है? तो फोलकेटिंग। क्या फोलकेटिंग बोला जाता है। डेनमार्क के संसद को फोलकेटिंग बोला जाता है। और मैं आपको बताऊं डेनमार्क के संसद को फोलकेटिंग बोला जाता है। जापान के संसद को क्या बोला जाता है? तो जापान के संसद को डाइट बोला जाता है। क्या डाइट जापान के संसद को बोला जाता है। और रूस के संसद को क्या बोला जाता है? रूस के संसद को ड्यूमा बोला जाता है। क्या ड्यूमा रूस के संसद को बोला जाता है, ये भी आप याद रखना। क्या ये भी आप याद रखना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था? क्या भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनुच्छेद 52 को, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज है। क्या नॉन ऑफ दीज है? मैं कह रहा हूँ नॉन ऑफ दीज को हटा दो। मैं 3 ऑप्शन से काम चलाने वाला हूँ। क्या 3 ऑप्शन से काम चलाने वाला हूँ। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। मैं आपको बता दूं ये अगर स्पेशली आए कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 होगा। अगर ऐसे आ जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना इज द राइट आंसर। क्या प्रस्तावना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर कूका आंदोलन। क्या कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी पंजाब। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर पंजाब होगा। क्या पंजाब इज द राइट आंसर। पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मैं ऑप्शन नंबर ए राजस्थान की बात करूँ तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्या राजस्थान है। और राजस्थान का जो 60% एरिया है, क्या 60% जो इलाका है वो रेत है। क्या रेत है। और आपको पता ही होगा राजस्थान में पोखरण स्थित है। क्या पोखरण किस राज्य में स्थित है? पोखरण राजस्थान में स्थित है। पोखरण की मैं बात बताऊं तो अपने भारत में 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ है। तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 ईस्वी में, जब इंदिरा गांधी थी। क्या इंदिरा गांधी थी। और मैं एक बात बता दूं इंदिरा गांधी 1984 ईस्वी में मरी। क्या 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण किस राज्य में हुआ? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो 1998 ईस्वी में हुआ था, ये भी राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। ये भी आप याद रखना। हिमाचल प्रदेश का मैं बता दिया हूँ कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला स्थित है। बिहार की मैं बात करूं तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, यानी कि आदमी ज़्यादा और मतलब जगह कम। क्या आदमी ज़्यादा ज़मीन कम किस राज्य में स्थित है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है। मैं आपको बात बता दूं साथ ही कि जनसंख्या घनत्व, क्या जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार तो हो गया, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में स्थित है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। वैसे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए
अब इसके बाद ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो थे वो जीके के ख़त्म हो गए। अब 15 रेपिड फायर क्वेश्चन आ रहा है किसका, साइंस का, क्या जीएस का, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। उसमें भी बिल्कुल तबातोड़ होगा, क्या धुआंधार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइंस का, निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, क्या निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस पे भी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, क्या इस पे भी मैंने एक ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं आपसे बोला था कि मैं चलिए मैं पहले आपको जीके में, सबसे पहले मैं जीके में आपको एक नोबेल पुरस्कार का ट्रिक मैं बता दूँ। यहाँ पर मैं एक पेज ऐड करने वाला हूँ, क्या यहाँ पर मैं एक पेज ऐड करूँगा और मैं यहाँ पर यहीं पर मैं बता देता हूँ, क्या 2 नंबर क्वेश्चन पर ही मैं बता देता हूँ। यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक क्या क्या है, क्या है नोबेल पुरस्कार का ट्रिक आप याद रखेंगे कि रवि सर, क्या रवि सर, पहले ये ऊपर आप लिख लेना कि रवि सर हमारे, क्या रवि सर हमारे सुबह, क्या हमारे सुबह आम, क्या आम नहीं बिके, क्या नहीं बिके, ये आप याद रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, वीडियो मैंने रोका था क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था, क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया था। चलिए मैं आपको बताता रहा हूँ रवि सर, क्या ट्रिक यही है कि रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके, क्या नहीं बिके, और लास्ट में लिख लेना अभी, क्या नहीं बिके अभी। मतलब एक बच्चा है वो बोल रहा है कि रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके अभी। इससे आप याद रखना रवि से रविंद्रनाथ टैगोर, क्या रवि से रविंद्रनाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में ये भी याद रखना, सर सीवी रमन भी बोला जाता है उनको, शॉर्टकट में सीवी रमन, लेकिन सी से होता है चंद्रशेखर, अभी से होता है वेंकट रमन, यानी कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब मिला था, 1930 ईस्वी में मिला था। जगह कम होने के कारण मैं मुँह से बोल देता हूँ दोस्तों, आप नोट कर लेना, क्या आप नोट कर लेना, मैं मुँह से बोल देता हूँ, बस आप नोट कर लेना, ठीक है। सर हो गया, ह से होता है हरगोविंद खुराना, क्या हरगोविंद खुराना भारत के ही रहने वाले थे। उनको 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सुबह से होता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1968 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। और फिर मैं आपको बता दूं आम से होता है मत्स्य सेन, जो अस्त्रशास्त्र के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में मिला। न से होता है बीएस नायडू, क्या बीएस नायडू, जो जिसे 2001 ईस्वी में मिला। फिर मैं बता दूं वी से होता है बीएस नायपाल, क्या बीएस नायपाल को कब मिला, तो बीएस नायपाल को 2009 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। अभी से होता है अभिजीत बनर्जी, क्या अभिजीत बनर्जी। बी के से होता है कैलाश सत्यार्थी, ये भी आप याद रखना, कैलाश सत्यार्थी को मत छोड़ देना। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला, बी के, तो वी से हो गया बीएस नायपाल, क्या बीएस नायपाल। के से हो गया कैलाश सत्यार्थी, 2014 ईस्वी में इनको मिला था। अभी से हो गया अभिजीत बनर्जी को 2019 ईस्वी में लास्ट में इनको मिला है। चलिए अब साइंस पे आते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन, और इसमें भी मैं एक ट्रिक घुसाने वाला हूँ, ठीक है। आप याद रखना, ट्रिक थोड़ा सा वेस्ट होता है क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है, क्या निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है। मैं आपको एक कंटेंट बता रहा हूँ कि यदि जिस तरंग की आवृत्ति, क्या जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होगी, क्या आवृत्ति जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, क्या उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। और जिस तरंग की तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति अधिक होगी, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये आप याद रखना। मैं आपको बता दूं कि निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर सबसे पहले तो गामा हो जाएगा, क्या गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो एक बात बताओ, जब गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो मैंने अभी बताया कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम अगर पूछ दे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो गामा तरंग की होता है, क्या गामा तरंग की होता है। चलिए मैं इस पर ट्रिक बता देता हूँ, बिल्कुल नंबरिंग बाई। इसका एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, गाए, क्या गाए अद्री, क्या थोड़ा सा मतलब अजीब है, 10 बार 20 बार रटोगे तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन 10-20 बार रटने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप मार दोगे। अद्री, क्या अद्री असुरे, अशूरे, ये ट्रिक मैंने खुद बनाया था मेहनत करके आपके लिए। गाय अद्री असुरे, गा से क्या हो गया, गामा तरंग, क्या गामा तरंग 1 नंबर पे आएगा। ए से क्या हो गया, एक्स तरंग, क्या एक्स तरंग। मैं आपको बता दूं अ से क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट तरंग, क्या अल्ट्रा वायलेट तरंग। और मैं आपको बता दूं दृ से क्या हो गया, दृश्य प्रकाश, क्या दृश्य प्रकाश। ये भी आप याद रखना। गाय अद्री था, क्या अद्री, गाय अद्री असुरे, क्या गाय अद्री अशुरे।
तो मैं आपको बता दूं अ से क्या हो जाएगा औरक्त तरंग, क्या औरक्त तरंग हो जाएगा। सू से क्या हो जाएगा सूक्ष्म तरंग, क्या सू से हो जाएगा सूक्ष्म तरंग। रे से हो जाएगा रेडियो तरंग, क्या रे से हो जाएगा रेडियो तरंग। तो सबसे ऊपर जो था गाए, क्या गाए, तो गा से गामा तरंग, ए से एक्स तरंग, अ से अल्ट्रावायलेट तरंग, दी से दृश्य प्रकाश तरंग, अ से अवरक्त तरंग, सू से सूक्ष्म तरंग, रे से रेडियो तरंग। तो मैं आपको बता दूं गामा तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो आप बोलना रेडियो तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है ये सबसे अधिक होती है। और किस तरंग की तरंग आवृत्ति सबसे कम होती है, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, क्योंकि रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रह पर है। तो मैं आपको बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी पैदा करता है, क्या गर्मी उत्पन्न कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रह पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा शुक्र, क्या शुक्र पर। शुक्र गर्म इतना क्यों है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और शुक्र पर सबसे अधिक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड स्थित है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे मंगल ग्रह, क्या मंगल ग्रह लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल ग्रह लाल क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल है। शनि ग्रह की मैं बात करूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अधिक हाइड्रोजन किस ग्रह पर स्थित है, तो शनि ग्रह पर स्थित है। और मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वलयों ग्रह, वलयों वाला ग्रह, वलय युक्त ग्रह किसे बोला जाता है, तो शनि ग्रह को बोला जाता है। इसके चारों तरफ क्या है वलय बने हुए हैं। बृहस्पति ग्रह, ग्रहों की संख्या कुल 8 है और 8 ग्रहों में सबसे अधिक बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति को जुपिटर भी बोला जाता है, क्या बृहस्पति को जुपिटर भी बोला जाता है। और बृहस्पति को जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको ज्ञानीमीड बोला जाता है, क्या ज्ञानीमीड बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखना। शनि का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसको टाइटन बोला जाता है, क्या टाइटन जो उपग्रह है, टाइटन उपग्रह किसका है, तो शनि का है। ये भी आप याद रखना। शुक्र का और मंगल का कोई शुक्र का और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखना। मात्र 2 इकलौते ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन ऐसे 2 ग्रह हैं जिनको उपग्रह नहीं है, तो वो शुक्र हो जाएगा और बुध हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे बड़ा ग्रह पूछे 1 नंबर पे, जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये सूर्य हो गए, क्या ये सूर्य हो गए, तो ये सूर्य मान लो हो गए। ये सूर्य के बाद हो गया बुध, बुध के बाद हो गया शुक्र, शुक्र के बाद हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो गया मंगल, मंगल के बाद हो गया बृहस्पति, बृहस्पति के बाद हो गया शनि, शनि के बाद हो गया अरुण, अरुण के बाद हो गया वरुण। मैं आपको बताऊं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हो गए ना, पूरे ग्रहों की संख्या 8 हो गई, ये हमारे सूर्य देवता हो गए। और मैं आपको बताऊं अगर क्वेश्चन पूछे कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा वरुण ग्रह, क्या वरुण ग्रह हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह हो जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह, का बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। और बृहस्पति के बाद अगर पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, तो शनि है। शनि के बाद अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह द्रव्यमान में कौन सा है, तो वो हो जाएगा वरुण ग्रह, क्या वरुण ग्रह हो जाएगा। अगर वरुण ग्रह के बाद अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो अरुण ग्रह हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद से मंगल हो जाएगा और मंगल के बाद से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह। बुध को मरकरी भी बोला जाता है, ये भी आप याद रखना। बुध को क्या बोला जाता है, मरकरी, इसका इंग्लिश नाम भी एक बार आप याद रखना। लेकिन अगर नंबरिंग में बात करें कि सूर्य से चौथे नंबर पे कौन सा है, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन सा है, मंगल ग्रह है। ये भी आप याद रखना, ऐसे मैं बता दिया हूँ। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखना ध्यान रखना। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक हाइड्रोजन किस ग्रह पे, मैं चर्चा कर चुका हूँ। हाइड्रोजन सबसे अधिक शनि पर है, इसलिए ये फैला हुआ ग्रह यानी कम घनत्व वाला ग्रह है। अगर ये भी आपसे पूछे कि सबसे कम घनत्व वाला सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि होगा, क्या शनि होगा। ये भी आप याद रखना, ठीक है। मैं इन सब की मैं बात कर चुका हूँ। अगर आपसे पूछे कि हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरा ग्रह के नाम से अरुण को जाना जाता है। मैं आपको बता दूँ कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह तो मैंने बता दिया था, बुध को बोला जाता है। वरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह बोला जाता है, क्योंकि ये दूर, सबसे सूर्य के दूर स्थित ग्रह है, क्या सबसे दूर स्थित ग्रह। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेरे को भी कन्फ्यूजन पैदा कर दिया था और मैं अपने सर से ये बात पूछा था, मैं अपने गुरुजी से, कि देखो ये सूर्य हो गई, सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया। तो आप बोल रहे हो कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक वो सबसे गर्म होता है और सबसे दूर है वरुण, तो सबसे ठंडा ग्रह अगर आप बता रहे हो वरुण है, तो सबसे गर्म ग्रह बुध होना चाहिए, ना कि शुक्र होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो शुक्र पर है, क्या शुक्र पर वायुमंडल है, क्या वायुमंडल है, लेकिन बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसी के कारण ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे भारी धातु कौन सा है, क्या सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो अगर आपसे क्वेश्चन यहीं पर पूछे कि सबसे भारी धातु नहीं पूछकर अगर पूछे सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो आप बोलना यूरेनियम है। क्या सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। और यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी में। क्या यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी में। यूरेनियम का परमाणु संकेत परमाणु क्रमांक कितना होता है, यूरेनियम 92 होता है। क्या 92 होता है। मैं आपको बात कर रहा हूँ एल्युमिनियम, तो पृथ्वी की एल्युमिनियम का संकेत सबसे पहले तो Al होता है। क्या Al होता है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा, एल्युमिनियम है। क्या एल्युमिनियम है। और मैं आपको बात करूँ ऑस्मियम था, ऑस्मियम इज द राइट आंसर, यानी सबसे भारी धातु कौन सा, ऑस्मियम है। और आपसे यहीं पे पूछ दे कि सबसे भारी कृत्रिम धातु कौन सा है, तो अनऑक्सियम। क्या सबसे भारी कृत्रिम धातु अगर पूछ दे, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखने वाली होती है क्योंकि इससे क्वेश्चन टपकता है। क्या अगर आपसे पूछ दे कि सबसे भारी कृत्रिम धातु कौन सा है, धातु का कि कृत्रिम लगा दे तो अनऑक्सियम हो जाएगा। क्या अनऑक्सियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च तापमान। क्या उच्च तापमान किससे मापा जाता है, उच्च तापमान की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कह रहा है थर्मामीटर, ऑप्शन बी पीएच मीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पायरोमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दी। नॉन ऑफ दी तो नहीं होगा, इसे आप काट दो। क्या इसे आप काट दो। मैं बात करूँ थर्मामीटर का, तो थर्मामीटर का खोज गैलीलियो ने किया था। क्या गैलीलियो ने, 1 मिनट रुक जाओ, आप समझ रहे होगे कि ये गलती बता रहा भाई, लेकिन मैं गलती नहीं बता रहा हूँ। थर्मामीटर का खोज गैलीलियो ने किया था, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर आप पूछ दे तो डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। क्या फ़ारेनहाइट ने किया था। अगर इस थर्मामीटर से मैं बात करूं तो अपने अंदर की टेम्परेचर मापी जाती है, और ये टेम्परेचर मैं आपको बता दूं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से और 43 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापी जाती है। और मैं एक चीज़ बता दूं, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना। ये चीज़ आप याद रखोगे तो इससे क्वेश्चन टपकता है। तो मैं पूरा सूत्र ही लिख देता हूँ, इससे आप सभी निकाल सकते हो। क्या सभी निकाल सकते हो। देखो ट्रिक होता है C/5 बराबर F-200 F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5 K-273/5। ये याद रखना, ये पूरा ट्रिक होता है। अगर रोमर को भी आपको केल्विन में बदलना हो तो बदल सकते हो। क्या इससे आप सब चीज़ निकाल सकते हो, बस आप समझ लेना। ठीक है, चलो मैं इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। क्या पायरोमीटर। ये आपको बता दूं सबसे ऊंचे तापमान यानी कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्मी में कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और पायरोमीटर से सूर्य के सतह का तापमान मापा जा सकता है, मैं आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। गजब का क्वेश्चन है। क्या रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेनरी बेक्यूलर इज द राइट आंसर। मैं आपको बात करूं एफ जोलियट। क्या एफ जोलियट की बात करूं तो एफ जोलियट तथा आई क्यूरी ने, क्या एफ जोलियट तथा आई क्यूरी जो हस्बैंड वाइफ थे, ये इन्होंने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। क्या कृत्रिम रेडियो की खोज किसने की थी, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, एफ जोलियट तथा आई क्यूरी ने की थी। और एफ जोलियट, ये जो आई क्यूरी थी ना, ये मैडम क्यूरी की बेटी थी। क्या मैडम क्यूरी की बेटी थी। अरे भाई साहब, वही मैडम क्यूरी आपको याद होगा जिसने रेडियम की खोज की। क्या रेडियम की खोज किसने की थी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। और विश्व में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला, तो 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी को मिला। किस लिए मिला था, तो रेडियम के खोज के लिए मिला था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। और भारत में सबसे पहले किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1979 ईस्वी में, आप याद रखना, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आप याद रखना नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1901 ईस्वी में हुई थी। किसके नाम पर हुई थी, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। क्या अल्फ्रेड के नाम पर हुई थी। आप ये भी क्वेश्चन याद रखना। और मैं आपको बात बताऊं कि विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिली, तो रोंटजन को मिली। क्या रोंटजन को मिली। कब मिली, तो 1901 ईस्वी में ही मिला भाई साहब। और किसके लिए मिला, तो एक्सरे का खोज। क्या एक्सरे का खोज किसने किया, रोंटजन ने किया। और इसी के लिए 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन आपसे बात करें कि एशिया में, क्या एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो एशिया में, भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में लेने वाले अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी थे साहित्य के क्षेत्र में।
और महिला में कौन थी, मदर टेरेसा थी 1979 ईस्वी में। एफ जूलियट की बात करें, ये तो मैंने बता दिया आपको। एडिशन की बात करें तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, क्या बल्ब का आविष्कार किया था एडिशन ने। रोंटगन ने मैं आपको बता दिया हूँ एक्सरे का खोज किए थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कोशिका में ऊर्जा स्टार्च के रूप में जमा रहता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन ठोकते हैं, पादप कोशिका इज द राइट आंसर। पादप कोशिका में ऊर्जा स्टार्च के रूप में जमा रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, क्या कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, तो मैं आपको बता दूं अकार्बनिक अम्ल, यानी जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है। जैसे H2SO4, क्या H2SO4, क्या H2SO4 जिसे वॉयल ऑफ विड्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखोगे। और रसायनों का राजा, क्या रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को बोला जाता है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि रसायनों की रानी, क्या रसायनों की रानी, रसायनों का राजा तो H2SO4 हो गया, लेकिन रसायनों का रानी किसे को बोला जाता है, तो बेंजीन को बोला जाता है। क्या बेंजीन को बोला जाता है, C6H6 को बेंजीन को रसायनों का रानी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि अकार्बनिक अम्ल कौन कौन से थे, H2SO4 तथा HCl, क्या यह कार्बनिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है। और कार्बनिक अम्ल की मैं बात करूँ, क्या कार्बनिक अम्ल की मैं बात करूँ तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल, क्या एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है। उसके बाद से यूरिक अम्ल, क्या यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल जो मूत्र में पाया जाता है, यूरिक अम्ल हो गया। फॉर्मिक अम्ल, क्या फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, क्या फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, ये भी आप याद रखना। और एक और आता है मैलिक अम्ल, क्या मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सेव में पाया जाता है। क्या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेव में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता ही है इसका राइट आंसर क्या होगा, अकार्बनिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समस्त पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये समस्त पृथ्वी की अगर बात कर दिया है ना दोस्त, तो समस्त पृथ्वी पर कौन सा तत्व हो जाएगा, समस्त पृथ्वी पर तत्व हो जाएगा लोहा। क्या लोहा इज द राइट आंसर, क्या लोहा इज द राइट आंसर। समस्त पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। सोना की बात करूं तो यदि सोना का कोई भी आभूषण बनाया जाता है तो उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है, सोना में तांबा का प्रयोग किया जाता है। क्या सोना में तांबा का प्रयोग, सोना में यदि मैं बात करूं, सोना का जेवर जो बनाया जाता है, सोना तो बहुत नरम होता है। क्या अगर आपसे पूछे कि सबसे तन्य धातु कौन सा है, क्या सबसे तन्य धातु कौन सा है, जब सबसे ज़्यादा लमता है तो सोना है। क्या सोना है, सोना सबसे ज़्यादा लमने वाला है, इसलिए इसमें तांबा मिला करके इसका जेवर बनाया जाता है। आप याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन होता है। एल्युमिनियम मैंने आपको बता दिया है। तांबा की मैं बात करूँ तो पीतल, क्या पीतल, ये आर्मी में कई बार क्वेश्चन पूछा है किसका मिश्रण है, तो तांबा प्लस जिंक का है। क्या तांबा प्लस जिंक का, तांबा का सूत्र होता है Cu, तांबा का संकेत Cu होता है, और जिंक का सूत्र होता है Zn। आप ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहे हैं, आधुनिक रसायन का पिता किसे बोला जाता है। गजब का क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमको लग रहा है दिल्ली BRO का क्वेश्चन है। क्या दिल्ली BRO का क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन का पिता किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करो ऋषि कणाद। क्या ऋषि कणाद, तो इसे रसायन शास्त्र का जनक, क्या रसायन शास्त्र का जनक या पिता, रसायन शास्त्र का जनक ऋषि कणाद को बोला जाता है। केवेंडिश की बात करूँ तो हाइड्रोजन का खोज केवेंडिश ने किया था। इसका राइट आंसर होगा लेबोजियर। क्या लेबोजियर इज द राइट आंसर, लेबोजियर का आधुनिक रसायन का पिता बोला जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान समान होता है। आप तो समझ ही गए होंगे, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन शुरू होता है। क्या हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब यहाँ से शुरुआत होती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी, क्या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हीलियम की मैं बात करूं तो हीलियम का संकेत क्या होता है, हीलियम का संकेत He होता है। और हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। क्या निष्क्रिय गैस है। और यदि जब बात छिड़ी गई है तो थोड़ा बढ़िया से हो जाए, चाहे वीडियो कितना हो भी लंबा हो। देखिए
निष्क्रिय गैसों की संख्या क्या, निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यदि पसंद है वीडियो तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको बताऊँ एक वीडियो में पूरे दिन का कोटा मैं आपको देने वाला हूँ। एक वीडियो करने के बाद आप बिल्कुल सो जाना, क्या बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो दिल से देखना, और एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार देखना। जो क्वेश्चन ना है उसे नोट कर लेना, नोटबुक बनाना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आपकी लेवल की पढ़ाई हो रही है, आप ही का लेवल आएगा और यही क्वेश्चन आएगा। फालतू का कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक वीडियो देख लिया करो। क्या खेत खलियान कहीं भी जा रहे हो, बस एक वीडियो देख लिया करो, सारा कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं निष्क्रिय गैसों की संख्या यदि पूछ देता, देखो निष्क्रिय गैस को हम कितने नाम से जानते हैं, पहले ये जान लो। निष्क्रिय गैस को शून्य समूह भी बोलते हैं। क्या शून्य समूह भी निष्क्रिय गैस को बोला जाता है। बायोगैस के नाम से भी निष्क्रिय गैस को जाना जाता है। उत्कृष्ट गैस के नाम से भी निष्क्रिय गैस को जाना जाता है। ठीक है, तो निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6। निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। कौन कौन से है, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ठीक है, और कौन सा बच गया, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और 3 2 5 हो गया। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और एक और है, वो कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्या आर्गन, देखो आर्गन मैं भूल रहा था। ये 6 निष्क्रिय गैस है। He से हीलियम होता है, इसका हीलियम का संकेत He है, नियॉन का संकेत Ne है, क्रिप्टॉन का संकेत Kr है, जिनॉन का संकेत Ze है, रेडॉन का संकेत Rn है, और आर्गन का संकेत Ar है। ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि ये वायुमंडल में कौन सा निष्क्रिय गैस पाया जाता है, तो आर्गन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 0.93% आर्गन पाया जाता है। ये भी आप याद रखना। मैं आपको बात करूँ नियॉन को, तो जो चमकती हुई लाइट में कौन सा गैस भरा जाता है, नियॉन भरा जाता है। ठीक है, अजूबा गैस के नाम से क्रिप्टॉन को जाना जाता है। रेडॉन सबसे भारी निष्क्रिय गैस है, ये भी आप याद रखना। चलिए मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ, लिथियम का, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का पालम पुडिंग सिद्धांत किसने दिया था, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। ये जिस भाई ने कर दिया समझो उसकी तैयारी बहुत ही मज़ेदार है, और वो बिल्कुल घबराए नहीं, अपने एग्जाम को जरूर फतेह करके आएगा। क्या अपने एग्जाम को जरूर फतेह करके आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का पालम पुडिंग सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन ने। क्या जे थॉमसन इज द राइट आंसर। जेल वेड की बात करूँ तो टेलीविजन का आविष्कार जेल वेड ने किया था। मैडम क्यूरी को मैंने बता दिया रेडियम का खोज किया था। मार्कोनी ने रेडियो का खोज किया था। क्या रेडियो का खोज किया था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा आविष्कार, क्या प्लाज्मा का आविष्कार किसने किया था। गजब का क्वेश्चन है भाई साहब। प्लाज्मा का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम क्रूक्स ने। क्या विलियम क्रूक्स ने। आपको पता ही होगा अपने रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो अपने रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। क्या रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखना। क्या 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा में पूछ दे जल कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 90 से 91% अपने प्लाज्मा में जल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। चलिए मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो नील्स बोर आवर्त सारणी को किसने ड्राइंग किया था, किसने सजाया था, तो नील्स बोर ने सजाया था। एवोगाड्रो संख्या, क्या एवोगाड्रो संख्या किसने दिया था, एवोगाड्रो संख्या नील्स बोर ने। और मैं आपको बता अफकाऊ सिद्धांत, क्या अफकाऊ सिद्धांत किसने दिया था, अफकाऊ सिद्धांत किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। ये भी आप क्वेश्चन याद रखना। लैमार्क ने क्या दिया था, क्या लैमार्क ने दिया था वंशानुगत का सिद्धांत। क्या अगर आपसे पूछे कि वंशानुगत का सिद्धांत, ठीक है, वंशानुगत का सिद्धांत किसने दिया था, तो लैमार्क ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं अनियंत्रित क्यों दे रखा हूं, क्योंकि मैं तो ये क्वेश्चन जानता कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन एक बार मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उसके सामने अनियंत्रित लगा था। क्या अनियंत्रित लगा था और मैं कन्फ्यूज हो गया। क्या कन्फ्यूज हो गया, इसलिए आपका कन्फ्यूजन ना हो इसको दूर करने के लिए मैं लाया हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और वहीं अगर आपकी बात करें कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो होगा नाभिकीय विखंडन। क्या नाभिकीय विखंडन इज द राइट।
15 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक रुकने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मैं कैसे बताऊँ, आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, आप ज़रूर सफल होगे। बस मेरे वीडियो के साथ बने रहो, पूरे दिन आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। बस एक मेरा वीडियो देख लिया करो, क्योंकि ये मैं वीडियो बिल्कुल आपके लेवल के लिए बना रहा हूँ। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, चुना चुना क्वेश्चन, क्या चुन चुन के क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ। मैं दिन भर पढ़ता हूँ, जो भी क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हाँ ये लायक है, ये वीडियो में डाल सकते हैं, तो वो मैं लाता हूँ आपके सामने। किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, मैं यहाँ पे भी पूरा डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं, क्या यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं। किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पे याद रखना प्लाज्मा की। क्या प्लाज्मा की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। प्लाज्मा के बाद अगर पूछ दे, क्या अगर प्लाज्मा ना रहे तो हम गैस को मारेंगे, क्या गैस को। अगर गैस भी ना रहे तो हम द्रव को मारेंगे, क्या द्रव को। तब होता है लोहा। लोहा क्या है, एक ठोस है। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होती है, प्लाज्मा की होती है। प्लाज्मा के बाद किसका होता है, गैस का होता है। गैस के बाद किसका होता है, द्रव का होता है। द्रव के बाद किसका होता है, ठोस का होता है। ये भी आप नंबरिंग बाई सीक्वेंस बाई याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता ही होगा सब्सक्राइबर कितनी ज़्यादा है। पर मुझे कोई टेंशन नहीं, बस आप मेरे साथ बने रहोगे तो मोटिवेशन कुछ जुड़ा रहेगा। और अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्योंकि अब आप ही सब चीज़ हो, ठीक है। मैं एक बार और मैं आपसे बताता हूँ कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। क्या युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तू भी है रणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। भाला फेंको दोस्तों, जहाँ तक भी जाएगा आपको फ़ायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। देखो, पूरे 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो बन चुका है, कोई टेंशन नहीं है। इसको आप देख लो, क्या इसको आप देख लो। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।